Hi everyone, welcome to Birsai's Academy. So in this video we are going to discuss the daily current affair of 2nd April 2021, and this lecture is presented by me Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsai's Academy to make your preparation for UPSC and many more government competitive examinations like UPSC, JPSC, BPSC and many more government competitive examination. So let us start this lecture. So the first article is related to India trade between India and Pakistan. So as the Pakistan government has banned the import from India due to the bifurcation of Jammu and Kashmir into the UTs and revocation of Article of 370 and 35A. So recently there is a news that Pakistan government has allowed the import of certain products like cotton and sugar from India after reversing the 2 years old or 2 years ban of trade with India. ठीक है. So the decision was decision to take cancel trade was taken by the Pakistan government on August 2019, day after the Indian government had amended the Article 370 and reorganized Jammu and Kashmir. So as the Indian government taking the decision due to militancy and many more other activities in JNK, the Indian government or Indian Parliament passes the bill to abolish the Article 370 and 35A, which give a special status to Jammu and Kashmir, as well as bifurcate the state of Jammu and Kashmir into two UTs like JNK, Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक है. So इन सभी डिसीजन से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सभी इंपोर्ट्स को इंडिया से जो भी होता है उसको बैन कर दिया. ठीक है. सो द रियल रीजन अगर तुम देखोगे तो द रियल रीजन अंडरलाइंग दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज 20% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम पाकिस्तान ड्यू टू पुलवामा अटैक. सो पुलवामा अटैक में बहुत सारे हमारे जो मिलिट्री जवान थे उसमें उन्होंने अपना तुम्हारा लाइफ की इंजरी हुई. ठीक है. उन्होंने पुलवामा अटैक में बहुत सारे हमारे जो जवान है वो मारे गए. सो इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिटेंसी इन्वॉल्व थे. ठीक है. तो डैट इज़ वाई दी इसमें इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस जो इंडिया गवर्नमेंट ने दिया था उसको रिवोक कर लिया है गवर्नमेंट ने. और जो भी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से इंडिया में आती है उसमें 20% का टैरिफ हम लोगों ने इम्पोज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने. ठीक है. किस लिए? पुलवामा टेररिस्ट अटैक के कारण. ठीक है. सो इसके कारण जो हम लोग जो ट्रेड है वो इंडिया और पाकिस्तान में वो बंद हो गया. ठीक है. सो अगर इसके कारण तुम देखोगे तो ये इंडिया एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्रॉप टू 60%. ठीक है. एंड इम्पोर्ट्स जो है वो तुम्हारा फॉल हो गया तुम्हारा 97%. ठीक है. तो इसमें देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर तुम ट्रेड देखोगे तो बेसिकली जानते हो कि इंडिया एक तुम्हारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तुम्हारा. ठीक है. तो इसमें जो इंडिया का वो हमेशा ट्रेड सरप्लस होता है. पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ही बैकवर्ड है. ठीक है, एज कम्पेरिजन टू इंडिया. और अगर इंडिया से एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान देखोगे तो बेसिकली हम लोग मोस्टली कॉटन एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फिर केमिकल्स है, प्लास्टिक्स है. ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल टूल्स हम लोग वहाँ और एप्लीकेशंस हम लोग बेचते हैं. ठीक है. और मेजर इंपोर्ट्स अगर पाकिस्तान को देखो तो मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, एडिबल फ्रूट एंड नट्स, साल्ट, सल्फर, स्टोन, प्लास्टरिंग मटेरियल्स, ओर्स, स्लैग, एश एंड रॉ हाइट्स एंड लेदर. ठीक है. सो ये सभी हम लोग चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021. ठीक है, जिसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो इसमें हम लोग को डील करना कि ये जेंडर गैप क्या होता है. ठीक है. सो इंडिया हैज़ फॉलन 28 प्लेसेस इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021. सो इंडिया का जो प्लेसेस है वो 28 वो रिड्यूस हो गया है तुम्हारा. ठीक. और भी तुम्हारा परफॉर्मेंस जो इंडिया का वो बेकार रहा है इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ठीक है. सो जेंडर गैप अगर तुम देखोगे तो इस बेसिकली सेज कि मेजर जेंडर बेस्ड गैप इन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन कंट्रीज रेदर देन एक्चुअल लेवल्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. ठीक है. सो एक्चुअल लेवल में क्या रिसोर्सेज है, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसको ना देखते हुए कि वो मतलब वो अगर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल उसको ना देख करके एक्चुअलिटी में क्या है, रियलिटी में क्या है उसको देखती जाती है कि वुमेन कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने पा रही है. ठीक है.
उसको इसमें देखा जाता है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट तुम देखोगे तो फर्स्ट पब्लिश इन 2006 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इसमें लगभग 156 कंट्रीज़ को इवेलुएट करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका डायमेंशंस को देखोगे तो इट हैव 4 डायमेंशन, ठीक है। पहला तुम्हारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें देखा जाता है आउटकम ऑफ सैलरीज, पार्टिसिपेशन लेवल्स एंड एक्सेस टू हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, इसमें देखा जाता है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट में इसमें देखा जाता है आउटकम ऑफ एक्सेस टू बेसिक एंड हायर लेवल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, फिर इसमें देखा जाता है कि आउटकम ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जैसे लेजिस्लेचर हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे जो फोरम्स हैं जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं नेशन में, ठीक है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, ठीक है, पंचायत हो गई, ठीक है। तो इन सभी में जो जो जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं उसमें जो वुमेन्स है उसकी कितनी रोल है, ठीक है। फिर तुम्हारा हेल्थ एंड सर्वाइवल, उसमें देखा जाता है कि आउटकम ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो में मतलब कि पर 1000 कितने वुमेन है उसको देखा जाता है, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है, ठीक है, ये हेल्थ में देखा जाता है। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं। सो ओवर द इंडेक्स द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर तुम्हारा 1 है एंड लोएस्ट पॉसिबल स्कोर इज 0, ठीक है। सो इंडियाज़ का पोजीशन को देखो तो इंडियाज इज नाउ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया एंड नाउ रैंक 140 अमंग 156 कंट्रीज, ठीक है। सो इंडिया का परफॉर्मेंस साउथ एशियन कंट्रीज जो सार्क कंट्रीज है उसमें बहुत ही पुअर रहा है। लगभग अमंग 156 कंट्रीज में इंडिया का जो रैंकिंग है 140 है तुम्हारा। इन साउथ एशिया बांग्लादेश रैंक 65, नेपाल 106, पाकिस्तान 153 एंड अफगानिस्तान 156, भूटान। सो अगर तुम देखोगे तो इंडिया का जो रैंकिंग वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सभी कंट्री जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनसे भी पुअर रहा, ठीक है, इन जेंडर गैप में। तो देख सकते हो कि जेंडर हमारी सोसाइटी कितनी पैट्रियार्की है, ठीक है। तो इसमें वुमेंस को कितनी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है आप देख सकते हो इसमें। सो इंडिया हैज रैंक 112 among 153 countries in global gender gap report in 2020। सो 2020 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 112 थी, अभी 140 हो गई, ठीक है। तो जो जेंडर गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ना कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जैसे वुमेंस को घर से बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए दिया नहीं जाता, ठीक है। उनको बेटर एजुकेशन नहीं मिलता, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इवन फैमिली मैटर्स में अगर कोई भी डिसीजन लेना था तो वो पेरेंट्स लेते हैं जो कि फादर होते हैं, ठीक है। लेकिन मदर हो गई और भी बहुत सारे हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने फैमिली में एग्जांपल ये देख सकते हो। फिर ग्लोबल सिनेरियो में देखोगे तो साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन है तुम्हारा, ठीक है। ओनली फॉलोड बाय द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थन अफ्रीका। सो साउथ अफ्रीका बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन रहा है। और भी बहुत सारे वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन देख सकते हो, मिडिल ईस्ट हो गया तुम्हारा, फिर नॉर्थन अफ्रीका हो गया, ठीक है। फिर लार्जेस्ट जेंडर गैप इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखोगे तो इन 81 कंट्रीज देयर हैज़ नेवर बीन सीन अ वुमन हेड ऑफ द स्टेट एज, ठीक है। सो बहुत सारे नेशंस में क्या होगा लगभग कि जो हेड ऑफ स्टेट होती है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट हो गया। और तो बहुत सारे कंट्रीज में हेड ऑफ स्टेट अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी। इवन द यूएसए जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ अभी हेड ऑफ स्टेट अभी तक एक भी वुमन नहीं बनी है। सो इसमें तुम देख सकते हो कि कितनी पैट्रियार्की सोसाइटी है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए एक बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश इज द ओनली कंट्री वेयर मोर वुमेन हैव हेड ऑफ अ स्टेट पोजीशन rather than men for the past 50 years। सो बांग्लादेश एक ओनली कंट्री जिसमें हेड ऑफ अ स्टेट वो लगभग 50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रही है, जैसे शेख हसीना, ठीक है। फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखोगे तो कंट्रीज विद द लार्जेस्ट जेंडर गैप इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, येमेन, ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है। सो इन सभी कंट्रीज में लार्जेस्ट जेंडर गैप है।
सो और भी बहुत सारे डाटा ऑफ द ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में इसमें दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फेल फ्रॉम 24% टू 22% जो इंडिया में है, ठीक है। तो वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया है। एस्टिमेटेड अर्न इनकम ऑफ द वुमन इज ओनली 1/5 ऑफ द मेन विच पुट्स इंडिया अमंग द बॉटम 10। सो ठीक है, जो मेंस का जितना पर डे इनकम है तो वुमेन्स का 1/5 है उसका इनकम, ठीक है, पर डे। तो बहुत सारे जो इसमें तुम देख सकते हो, ठीक है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, ठीक है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971 एज नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। सो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड नॉट टाइड टू एनी स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इंस्टीट्यूट के रूप में ये काम करती है, ठीक है। फिर तुम्हारा देखोगे तो फोरम स्ट्राइव इन ऑल इट्स एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट एंटरप्रेन्योरशिप इन अ ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो इट बेसिकली ट्राई टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ठीक है। एंड मेजर रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करते हैं उसमें तुम्हारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। सो ये सभी रिपोर्ट्स रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। सो जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्रोमिस टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आसाम ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दे आफ्टर इफ यू विन द इलेक्शंस दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस आर्टिकल, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल मेजोरिटी जो कि इस जो आसाम में रहती है, ठीक है। सो आर्टिकल अब इसमें हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 244A बोलता है क्या है। सो आर्टिकल 244A अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ अ ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है, विद इन आसाम इन सर्टन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो इट अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ एक ऑटोनोमस स्टेट विद इन दी आसाम, ठीक है। Inserted into constitution in 1969, it also has the provision for legislature and council of minister। so ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो इंसर्ट हुआ था वो 1969 में हुआ था, ठीक है। और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेचर की भी बात बोली गई है, ठीक है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 6th शेड्यूल देखते हैं, ठीक है। 6th शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 244(2) and आर्टिकल 271(a)(1) is a special provision that allow for greater political autonomy and decentralized governance in certain tribal areas of the northeast through autonomous councils, ठीक है। सो ये जो 6th शेड्यूल बात करती है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस दी जाती है, ठीक है। तो जितने भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो या अदर भी फंक्शन हो वो ऑटोनोमस काउंसिल करती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो विद इन जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन उसी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो इन आसाम द हिल डिस्ट्रिक्ट लाइक दीमा हसो, कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी, बोडो टेरिटोरियल रीजन, ये सभी रीजन इसमें ऑटोनोमस रीजन में आते हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल 244A अकाउंट फॉर मोर ऑटोनोमस पावर टू ट्राइबल एरियाज, ठीक है। सो इट जो आर्टिकल 244A इट गिव मोर पावर टू ऑटोनोमस तुम्हारा जो ऑटोनोमस जो काउंसिल्स है, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ तुम देखोगे, दे डोंट हैव द पावर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली जो वहाँ गवर्नर होते हैं, ठीक है, थ्रू जो सेंट्रल ऑफिशियल्स होते हैं वो देखते हैं, ना कि ये ऑटोनोमस काउंसिल देखती है, ठीक है। सो जो भी वेलफेयर का काम हो गया, ठीक है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया वो ऑटोनोमस काउंसिल देखेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम वो उनके अंडर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा जल जीवन मिशन से है। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ डिसाइडेड टू यूज सेंसर बेस्ड तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस टू इफेक्टिवली मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, ठीक है। सो इसमें क्या सेंसर लगाने की बात कही गई है टू मॉनिटर द कि जो भी जो वाटर पाइप से हर घर में जो तुम्हारा पानी जो अवेलेबल कराने के जो ये स्कीम चलाया गया है जल जीवन मिशन, ठीक है, हर घर नल
तो उसी में ये बात बोला गया कि दे ट्राई टू यूज़ दिस सेंसर बेस्ड तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द और मेक इफेक्टिव द जल जीवन मिशन, ठीक है. सो फॉर दिस नेशनल जल जीवन मिशन in collaboration with Tata Community Initiative Trust and Tata Trust recently complemented the pilot project in several remote villages. So बहुत सारे जो remote villages है उसमें already ये काम हो चुका है, जिससे उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश. सो इन सभी ये जो स्टेट्स है जिसमें जो वाटर की स्कैरसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो नेशनल जल जीवन मिशन एंड ये टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट ऑलरेडी ये इन 5 डिस्ट्रिक्ट इनके इन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर चुकी है. सो अदर स्टेट्स में भी हम लोग को इसमें ये काम करने के लिए ये बोला गया है, ठीक है. सो इंटरनेट तो थिंग्स बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग प्रोवाइड a near real time information without any manual intervention by using sensor, ठीक है. सो इसमें कोई भी मैनुअल तुम्हारा इंटरफेरेंस नहीं होगा. जो भी सेंसर्स होगी उसके थ्रू हम लोग रियल टाइम में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है, वाटर का सर्विस जो लोगों को मिल रहा है वो डे टू डे में अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके इफेक्टिवनेस को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. सो अलाउ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑन ग्राउंड एंड इनेबल रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ स्टेट वाटर सप्लाई ऑफिशियल एंड सिटीजन, ठीक है. सो स्टेट वाटर सप्लाई जो ऑफिशियल्स हैं और भी सिटीजन्स हैं वो अपना रियल टाइम में देख सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है. उसमें कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है. सो इसमें जल जीवन मिशन को देखोगे तो जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तुम्हारा, ठीक है, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024. सो 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में हम लोग को टैप वाटर कनेक्शन देना, ठीक है, नल से जल देना है, पाइप कनेक्शन हर घर में देना है. सो इसमें इस जल जीवन मिशन में ये बोला गया, ठीक है. सो नेक्स्ट तुम्हारा आर्टिकल है तुम्हारा ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2020 जो यूएसए से रिलेटेड यूएसए का है. सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन इट्स 2020 ह्यूमन राइट रिपोर्ट पॉइंटेड आउट सेवरल ह्यूमन राइट्स इशू इन इंडिया, ठीक है. सो रिसेंटली यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया ये ह्यूमन राइट रिपोर्ट 2020, ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के इशू हैं उसमें उसको हाईलाइट किया गया है इंडियाज़ में, ठीक है. सो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम रेज की गई है बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है. सो इट वाज सबमिटेड ईच ईयर टू द यूएस कांग्रेस. सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हमेशा यूएस कांग्रेस जो कि उस लेजिस्लेचर है यूएस की उसको ये रिपोर्ट सबमिट करती है इन रेस्पेक्टिव एंड कंटेन कंट्री वाइज डिस्कशन ऑफ द स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो इस रिपोर्ट में बेसिकली ये टॉक्स करते हैं कि ह्यूमन राइट्स का कैसा स्टैंडर्ड है हर कंट्रीज में, ठीक है. और ये रिपोर्ट हर साल यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट यूएस कांग्रेस को सबमिट करती है. सो फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट हैज़ डाउनग्रेडेड इंडिया स्टेटस फ्रॉम फ्री टू पार्शियल फ्री. सो अभी जो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो जिसमें बोला गया जो अभी जो यूएस की एक रिपोर्ट आई थी फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021, ठीक है, ये रिपोर्ट आई थी यूएस के में, उसमें जो इंडिया का रैंकिंग था वो डाउनग्रेड हो गया था और इंडिया का जो रैंकिंग वो चेंज हो गया था फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री कंट्रीज में, ठीक है. And India also have been classified as an electoral autocracy in the annual report named Autocration Goes Viral of the Sweden-based Varieties of Democracy, ठीक है. सो स्वीडन बेस्ड एक वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूट है, उसने जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डाल दी है, ठीक है. सो इसमें इससे यह हाईलाइट करता है जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसकी वो है वो तुम्हारा रिड्यूस हो रही है, ठीक है, और यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और भी बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. सो की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है. सो इट मेंशन द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इंक्लूडिंग वायलेंस, थ्रेट्स ऑफ वायलेंस एंड अनजस्टिफाइड अरेस्ट ऑफ द एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द अगेंस्ट जर्नलिस्ट. सो बहुत सारे जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस किया जाता है, ठीक है. अगर कोई भी वो रेस कर रही कोई भी वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो अगर सही भी है तो मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी बहुत अगर कम्युनिटी से अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट है तो उसमें बहुत सारा वायलेंस का देखा जाता है, ठीक है. फिर एक्सेस टू प्राइवेट डाटा. सो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर यूज़र डाटा फ्रॉम इंटरनेट कंपनीज लाइक गूगल फिर ट्विटर एंड फेसबुक इंक्रीज कर गया, ठीक है. जैसे 32% इंक्रीज
from 2018, like Google request increase 69%, फिर टोटल रिक्वेस्ट 68%, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि रिक्वेस्ट कर रही है इंटरनेट कंपनी से कि आप जो यूजर्स है उसके डाटा को दो, ठीक है। और अभी इसमें आसाम इलेक्शन आसाम असेंबली इलेक्शन में ये बात बोली गई थी कि बीजेपी की जो वहाँ की जो पार्टीज है वो आधार जो लिंक्ड जो भी नंबर्स है उस नंबर को यूज़ कर रही है टू फॉर्म अ ब्लॉक लेवल व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और उसके उसके द्वारा वो क्या कर रही है, फेयर एंड फेयर इलेक्शन को, सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वो डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, ठीक है। सो एक PIL तुम्हारा आसाम हाई कोर्ट में ये फाइल हुआ था, ठीक है। फिर आर्बिट्रेरी डेप्रीवेशन ऑफ लाइफ है तुम्हारा, ठीक है। इससे कस्टोडियल डेथ की बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है। जैसे यूपी में बहुत सारे कस्टोडियल डेथ होते हैं, ठीक है। इनकाउंटर्स होते हैं, ठीक है, पुलिस इनकाउंटर कर देती है। फिर अनरीजनेबल डिटेंशन होते हैं। सो डिटेंशन ऑफ प्रोटेस्टर अगेंस्ट द सिटीजन्स लॉस एंड वेरियस अदर इंसिडेंट लाइक अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। सो बहुत सारे जो पर्सनस है उनका डिटेंशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था अगेंस्ट दिस ये बिल, ठीक है। और उनका जो अरेस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये जो एक्ट है उसके अंडर में हुई थी, ठीक है। सो डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिशियन अंडर द जम्मू एंड कश्मीर अंडर द बहुत सारे जो पॉलिटिशियन थे जो जम्मू एंड कश्मीर के थे उनका भी डिटेंशन हुआ था। जब JNK को उसकी जो स्पेशल स्टेटस थी वो हटा दी गई थी, जिसे अंडर द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, ठीक है। सो इस एक्ट में बहुत सारे पॉलिटिशियन जो जम्मू एंड कश्मीर के थे उनको होम अरेस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। सो रिलीजियस फ्रीडम भी देखते थे उसमें देखोगे तो टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो लाइक जब लव जिहाद है, ठीक है, लव जिहाद है, और भी बहुत मॉब लिंचिंग है, ठीक है। और ये सभी केसेस रिलीजियस बेसिस पे बहुत सारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो ह्यूमन राइट्स का अगर प्रोविजन तुम अगर इंडिया में देखोगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। सो इस ये फंडामेंटल राइट हम लोग को बहुत सारे राइट्स देती है, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और भी बहुत सारे राइट्स देख सकते हो लोग। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम ऑफ द राइट्स, ठीक है, जैसे राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगर अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। सो DPS भी बेसिकली एक इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि स्टेट ने ये DPS पे भी काम नहीं करा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जस्टिफाइड है। फिर तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है तुम्हारा, ठीक है, 1993। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। फिर हम लोग इंडिया ने रेक्टिफाई किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। सो ये सभी राइट्स के तुम्हारा सम ऑफ द राइट्स इंडिया में जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, टू डील विथ ह्यूमन राइट्स। So this is all about this video. So thanks for watching us, and you can like, comment and share our channel. So thanks for listening us. So thank you.